भारतीय उपमहाद्वीप के 8,000 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट है और 2 दशलक्ष वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। देश में सुविस्तृत खुला अंतःस्थलीय जल और मत्स्य संसाधन है, जिसके अंतर्गत 45,000 किलोमीटर की नदी व्यवस्थाएं, 2.7 दशलक्ष हेक्टेयर का नदी मुख प्रदेश एवं आज के हिसाब के अनुसार 3.15 दशलक्ष हेक्टेयर जलाशय संसाधन भी है। मत्स्य एवं मत्स्योत्पाद देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उत्पादों में से एक है। मत्स्य प्रग्रहण आहार का मुख्य स्रोत है और भारतीय समाज के एक बड़े विभाग को नौकरी और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। मत्स्य प्रग्रहण के लिए पारंपरिक तरीके और नवीन प्रौद्योगिक तरीके भी प्रयोग में हैं। मत्स्य प्रग्रहण में पारंपरिक तरीकों से अपेक्षाकृत कम उत्पादन क्षमता पाई जाती है। कपास, मनेला, सिसाल, सन, नारियल, जटा आदि के प्राकृतिक रेशे से मत्स्य प्रग्रहण के लिए पारंपरिक जाल बनाए जाते हैं। चूंकि जैव जीर्णता के कारण ये सामग्रियां असुरक्षित होने से अपेक्षाकृत सेवा काल की कमी होती है और बारंबार मरम्मत करनी पड़ती है, इसलिए अनुरक्षण लागत ज्यादा होती है। फिर भी सालों से पारंपरिक मत्स्य प्रग्रहण जालों की जगह सुदृढ़ और अधिक कार्यक्षम मत्स्य प्रग्रहण प्रणालियां अपनाई गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कोचीन में स्थित मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी का केंद्रीय संस्थान CIFT एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो प्रग्रहण तथा पश्च प्रग्रहण के बाद की प्रौद्योगिकी संबंधी सारी बातों पर ध्यान देता है। मनुष्य निर्मित कृत्रिम रेशे का प्रयोग 1950 के अंतिम चरण में किया गया। पारंपरिक मत्स्य प्रग्रहण जालों की जगह इनका प्रयोग अधिकतर किया जाने लगा। कृत्रिम रेशे बहुत मजबूत होने के कारण जल्दी टूटने की कम संभावना रहती है। इनमें अपक्षय को रोकने की शक्ति है। इनकी अनुरक्षण लागत कम होती है, सेवा काल भी अधिक है तथा अभिलक्षण में भी एकरूपता है। मत्स्य प्रग्रहण उद्योग में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेशे पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपिलीन तथा पॉलिएस्टर है। कम बड़े पैमाने पर प्रयुक्त अन्य कृत्रिम रेशे पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड है। पहले हाथ से जालों का निर्माण होता था, जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और ज्यादा समय भी लगता था। पिछले कुछ वर्षों से मत्स्य प्रग्रहण जालों के निर्माण की क्रिया में एकमात्र यंत्रों का उपयोग ही होता है।
मत्स्य प्रग्रहण जाल संरचना, उनमें प्रयुक्त सामग्रियां मत्स्य प्रग्रहण के सिद्धांत तथा परिचालन की रीतियों के आधार पर भिन्न होते हैं। सीन जाल छेदों की लंबी श्रेणी है जिसके लिए फ्लोट और सिंकरे सहारे के रूप में रहते हैं। संभावित मत्स्य प्रग्रहण की जगह के चारों ओर के जल से ये परिचालित होते हैं। ये अक्सर चारों तरफ के तटवर्ती या उथले जल में परिचालित होते हैं, जहां समुद्र का निचला भाग या सतह स्वाभाविक रोक का काम करती है। घेरा जाल लगभग आयतकार और फ्लोट और सिंकेर सहित जाल छिद्र श्रेणी है। मछली की उपस्थिति का पता लगने पर जाल इस तरह फैलाया जाता है कि उसके भीतर सब मछलियां आ जाएं। अक्सर सराउंडिंग नेटों का प्रयोग जलाशयों की सतहों की तहों में किया जाता है। सराउंडिंग नेटों का एक प्रमुख प्रकार पर्स सीन्स है। पर्स सीनों में मछलियों को घेरने के बाद निचला कोना पर्स लाइन के द्वारा बंद किया जाता है। सराउंडिंग नेट के इस वर्ग के अंतर्गत मिनी पर्स सीन या रिंग सीन जैसे परंपरागत मोटर सज्जित जाल आते हैं। ट्रॉल नेट 2 विंग्स एवं एक कोडेंट सहित कोनिकल बैग नेट होते हैं, जहां पकड़ इकट्ठा होता है। एक या दो नौकाओं से खींचकर ट्रॉल नेट परिचालित होते हैं। जहां वे परिचालित होते हैं वहां के जल स्तंभ पर उनके स्थान के आधार पर ट्रॉलों को मिड वाटर ट्रॉल तथा बॉटम ट्रॉल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गिल नेट की आयतकार एवं जालीदार भित्ति होती है, जिसके फ्लोटों और सिंकेरों के सहारे पानी में सीधे रख सकते हैं और उसका स्थान लक्ष्य मछली के तैरने की तह पर निर्धारित किया जाता है। गिलिंग के द्वारा जाल के भीतर फंसाकर मछलियों को पकड़ा जाता है। सभी प्रकार की मत्स्य प्रग्रहण की अवस्थाओं तथा संसाधनों में प्रयुक्त किया जाने वाला कोई सर्वव्यापी जाल नहीं है। नेट डिजाइन तथा विकास के प्रयास अनेक कारणों पर आधारित हैं। इन कारणों के अंतर्गत मत्स्य जैविकी एवं व्यवहार, परिचालन की गहराई, संसाधन संरक्षण लक्ष्य, जालों का परिचालन तथा संचालन, मौसम की अवस्थाएं, जालों के उपलब्ध होने की स्थिति और साथ ही पारिस्थितिक तथा आर्थिक विचार भी हैं। डिजाइनों का मूल्यांकन तथा वर्तमान वाणिज्य मत्स्य प्रग्रहण के जालों की सर्वश्रेष्ठता के लिए एवं सुदृढ़ डिजाइनों के विकास के लिए मॉडल टेस्टिंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मत्स्य प्रग्रहण के जालों के डिजाइन ड्राइंग से उनके विस्तार, आकृति, स्वीकृत नामावली एवं प्रतीकों का उपयोग करते हुए सामग्री एवं निर्माण आदि के बारे में उपयुक्त जानकारी मिलती है, जिससे उसी ड्राइंग से समान मत्स्य प्रग्रहण जालों के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। एक या अधिक विभाग की विशेष ज्यामितीय आकृतियों से, जैसे कि त्रिकोण, समलंब या आयत, एक रूप में साइज एवं ट्वेन विनिर्देशन से मत्स्य ग्रहण के औजारों के निर्माण में प्रयुक्त हर एक नेटिंग पैनल की जानकारी प्राप्त होती है। यह कार्य मानव निर्मित नेटिंग से पूर्व निश्चित टेपर अनुपात से आवश्यक आकृति के अनुसार काटकर टुकड़े करने से होता है। गणन या इसी उद्देश्य के लिए विकसित तैयार तालिकाओं से निश्चित आकृति में काटने का दर आकलित किया जाता है। 3 प्रकार की काटने की प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि टी कट, एन कट, पी कट, और उनके संयोगों को नेटिंग को आकृति देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। घटक टुकड़ों को जोड़कर पैनलों का निर्माण किया जाता है।
औजार का निर्माण पैनलों को जोड़कर किया जाता है। हैंगिंग की प्रक्रिया मेश या नेटिंग की वास्तविक आकृति ही को सुनिश्चित करती है। पूर्व निश्चित हैंगिंग अनुपात के अनुसार रोप फ्रेम से नेटिंग को जोड़ा जाता है। पूरे तौर पर मत्स्य प्रग्रहण नेट के निर्माण होने के पश्चात उसे पूर्ण रूप से परिचालन के योग्य बनाने के लिए फ्लोटों और सिंकोरों एवं ओट्टर बोर्डों जैसे उपांगों से जोड़ा जाता है। कृत्रिम रेशों के आविर्भाव के पहले प्राकृतिक रेशों का उपयोग आम तौर पर होता था और उनके सेवा काल को बढ़ाने के उद्देश्य से टैनिंग किया जाता था। परिचालन के दौरान आधुनिक मत्स्य प्रग्रहण जाल भी कट फट सकते हैं। लंबी अवधि तक उन पर सीधे सूर्य प्रकाश पड़ने पर कृत्रिम सामग्रियों का शक्तिक्षय हो सकता है। मत्स्य प्रग्रहण जालों को टिकाऊ एवं प्रभावकारी बनाने के लिए नियमित मरम्मत और अनुरक्षण अपेक्षित है। मत्स्य प्रग्रहण के बाद फंसी हुई मछलियों को हटाया जाता है और जाल को पानी से साफ किया जाता है। फटे या खराब भाग की मरम्मत की जाती है और टूटे पैनलों के भागों को बदला जाता है। टूटी जाल की मरम्मत का पहला कदम उसमें यथोचित छिद्र बनाना है। छिद्र बनाने से खराब नेटिंग अलग हो जाता है। बाकी नेटिंग पर गांठ बनाई जाती है ताकि नई डोरी को रखा जाए। मत्स्य प्रग्रहण मौसम के अंत में शुद्ध पानी से जालों को साफ किया जाता है, उनको सुखाया जाता है, फिर बंडलों में बांधकर सीधे पड़ने वाले सूर्य प्रकाश एवं प्राकृतिक तत्वों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जाल से संबद्ध लोहे के भागों एवं उपांगों को भी साफ करके उनमें ग्रीस डाला जाता है या रंग पोता जाता है या अलग सुरक्षित रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का संकेंद्रण पारिस्थितिक अनुकूल, मजबूत और ऊर्जा सक्षम मत्स्य प्रग्रहण जालों के विकास द्वारा मत्स्य प्रग्रहण क्षेत्र में उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी का प्रोत्साहन देना है। विकास के इन कार्यों के फलस्वरूप इस समय भारत का मत्स्य प्रग्रहण उद्योग उत्पादन एवं आर्थिक लाभ की दृष्टि से बहुत लाभान्वित हो रहा है।